हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज का आपका लास्ट यानी आज से आपका न्यूमेरिकल्स यहाँ समाप्त हो जाएगा। आज से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज आपको सभी मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो हमारे इसके पहले एक लेक्चर और 2 लेक्चर बन चुका है। आज जो बनेगा वो आपका तीसरा लेक्चर बनेगा। तो आप इसको तीसरा लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स से क्या पता न्यूमेरिकल्स में आपके इसी लेक्चर से आपके क्वेश्चन फंस जाएँ, है कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका लास्ट लेक्चर है पूरे आपकी फिजिक्स से। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलाकर बना दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशी संधारित्र 27 mH मतलब होता है मिली हर्ट्ज के प्रेरित से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कोणीय आवृत्ति। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर जो कोणीय आवृत्ति इसको लिखते हैं ओमेगा आर से। ठीक है, ओमेगा आर का फॉर्मूला होता है 1/√L C ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या नहीं पता, ना L पता है ना यहाँ पर C अभी पता है। तो हम लोग जो जो दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है म्यू एफ, इसका मतलब आपको C दिया गया है। क्या दिया गया है, C। तो लिख लेते हैं C बराबर कितना है 30 म्यू एफ। ठीक है, हमको पता है इतना दिया गया है, राइट। अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो 30 × 10 की घात -6 फैरेड आ गया हमारा C का मान आ गया। और क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पर दिया है संधारित्र से प्रेरित 27 मिली हर्ट्ज। 27 मिली हर्ट्ज मतलब क्या है, आपको प्रेरकत्व दिया है। क्या दिया है, प्रेरकत्व यानी कि L दिया है। L कितना दिया है 27 mH, ये मिली हर्ट्ज से। इसको हमको चेंज किस में करना है, इसको हमको करना है हर्ट्ज में। तो 27 × 1 मिली हर्ट्ज होता है कितना 10 घात -3 हर्ट्ज। तो 10 घात -3 हर्ट्ज ये आपका HL का मान निकल आया। ठीक है, अब हमको सब कुछ पता चल गया, वैल्यू हमारा क्या आंसर निकाल लेते हैं। तो WR = कितना है 1/, ठीक है, यहाँ बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं हम लोग। चलो W की वैल्यू कितनी है जो दिया, L की वैल्यू कितना दिया है 27 × 10 की घात -3 × C का मान कितना है 30 × 10 की घात -6। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10 की घात 4 अब बटे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इतना आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको सॉल्व करिएगा, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब इसको जब और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.1 × 10 की घात 3 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर जो कोणीय आवृत्ति होता है उसको हम लोग ओमेगा आर से डिनोट करते हैं, होता 1/√LC। L का मान यहाँ पर दिया, C का मान रख दिया, आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या है कि समीकरण EY = 100 cos ब्रैकेट में 6 × 10⁸ स्मॉल t + 4x वोल्ट प्रति मीटर द्वारा व्यक्त एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग एक माध्यम में क्या है संचारित है। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे लगेगा। माध्यम का अपवर्तनांक मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है निकालने के लिए, माध्यम का अपवर्तनांक यानी आपसे पूछ रहा n, और हम लोग जानते हैं कि जो n बराबर होता है ये हमको निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि जो n होता है, n बराबर होता है क्या C/v। इतना हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में ये सब पढ़े हुए हैं। तो C/v, तो यहाँ पर C क्या है, प्रकाश की चाल है वायु में, यहाँ पर क्या है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो हमको क्या चाहिए, हमको V का मान चाहिए। क्यों, क्योंकि C का मान हमको पता होता है। क्या, जो C का मान होता है वो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमको C का मान पता है, क्या नहीं पता, V का। तो V का मान अगर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कहीं से भी, तो हम V का मान यहीं पर रख देंगे, हमारा मान निकल आएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, क्या चीज़ दिया है। तो
y बराबर 100 कॉस, अब देखो 6 इंटू 10⁸ स्मॉल टी प्लस 4x ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तुलना ना हम एक समीकरण से करेंगे। ये जो आपको दिया है यहाँ पर, ये वाला, ये जो यहाँ पर आपको दिया है ये वाला, ठीक है, इसकी तुलना हम लोग एक समीकरण से कर लेंगे। कौन सा समीकरण से हमको लोग करेंगे? ई वाई बराबर ई 0 फिर कॉस ब्रैकेट में होता है ओमेगा टी प्लस होता है के एक्स होता है, इससे करेंगे। जब इससे करेंगे तो जहाँ पर देखो ओमेगा है ना, ओमेगा है क्या यहाँ पर 6 इंटू, तो लिख दिए ओमेगा बराबर 6 इंटू 10⁸ हर्ट्स होता है। ठीक है, कॉमा, और देखो यहाँ पर के कितना दिया, देखो यहाँ पर के है, के यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर देखो के एक्स यहाँ पर 4x, तो के कितना हो जाएगा? के हो जाएगा हमारा 4। तो हमें के की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एक फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है v = W/K होता है। तो रख देते हैं v = W, वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 × 10⁸, ठीक, अपॉन यहाँ पर रख दिया 4। जब 4 से इसको भाग देंगे, ठीक है, जब 4 से इसको भाग देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा v का मान निकल आया। ठीक, अब आपको पता है क्या चीज़ पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा था यहाँ पर n माध्यम का अपवर्तनांक, और हम लोग जानते हैं n बराबर होता है c/v होता है। तो n बराबर c का मान आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸, v का मान कितना निकला है 1.5 × 10⁸। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इससे ये कट जाएगा, 1.8 के 0 बढ़ जाएगा, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा? n बराबर 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का, इसकी तुलना सबसे पहले इस वाले समीकरण से करना, इस वाले समीकरण से करना। आप इस वाले समीकरण से करने के बाद यहाँ से W निकालना, K निकालना, दोनों को भाग दे दोगे, क्या निकल आएगा? V निकल आएगा। और V निकाल के इसी फॉर्म में रख दोगे तो हमारा n निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे मित्रों, बात करते हैं। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3.0 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? चुंबकीय क्षेत्र का, चलिए ये दिया 3.0 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? आयाम कह रहा है। हमें क्या निकालना? आयाम। किसका आयाम? चुंबकीय क्षेत्र का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है उसको हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? B0 से। B0 बराबर होता कितना है? E0/c। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का सूत्र होता है। B0 बराबर E0/c होता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो वैल्यू दिया है उसको रख देते हैं, रख कर यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारा B0 निकाल लेते हैं। तो आइए जो दिया है लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है यहाँ पर? देखो, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, ये दिया है वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब दिया है E0। ठीक है, देखो ये जिससे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आयाम को हम लोग B0 से डिनोट करते थे। क्यों? B किसको डिनोट करता है? B करता है चुंबकीय क्षेत्र को। ऐसे E किसको करता है? E करता है वैद्युत क्षेत्र। नॉट हो गया क्या? हमारा आयाम का काम कर दिया। E0 कितना दिया है? 3.0 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर दिया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, C कितना होता है? C आपको पता होना चाहिए हमेशा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं। फार्मूला क्या पता है आपको? फार्मूला पता है B0 बराबर E0/c। तो लिखते हैं B0 बराबर, E0 की वैल्यू कितनी है? 3.0 × 10⁻⁴ अपॉन C की वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर आएगा 1 × 10⁻12। ठीक है, कितना? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻12। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यहाँ पर टेस्ला होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान कितना दिया है? शिखर मान आपको यहाँ पर 1.5 गुणे 10⁻⁸ टेस्ला दिया गया है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का शिखर मान होता क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र का जो शिखर मान होता है यहाँ पर उसको बोलते हैं ई नॉट। ई नॉट जो होता है, ई नॉट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ। ई नॉट को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। और शिखर मान कैसे निकालोगे आपको बता देता हूँ। अब इसको निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ हमको दिया गया है, तो उसको पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ आपको दिया है। तो प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, देखो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दिया है आपको। अब पूछ क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। तो बताओ जो चीज़ दिया लिख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान आपको यहाँ पर दिया है, कितना दिया है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान? 1.5 गुणे 10⁻⁸ आपको ये जितनी बातें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और सी का भी मान आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पर एक रिलेशन निकलता है, क्या निकलता है रिलेशन, क्या निकलता है रिलेशन? विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, उसको बोलते हैं सी, चाल को बोलते हैं सी। ई बराबर क्या हो, सी बराबर क्या, ई नॉट अपॉन बी नॉट। अब जो जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ से लिख लेते हैं। क्या निकालना आपको? ई नॉट निकालना है। तो अगर मैं ई नॉट कह दूँ निकालना है तो बी नॉट किस में दिख रहा है? भाग में, इसके साथ में क्या हो जाएगा? गुणा में, तो हो जाएगा सी गुणे बी नॉट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होंगी। तो ई नॉट बराबर सी का मान कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ गुणे बी नॉट का वैल्यू कितना दिया है? बी नॉट की वैल्यू आपको पता है कितना दिया है? 1.5 गुणे 10⁻⁸ दिया है, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ई नॉट बराबर, देखो इसी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है, ठीक है। आप जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे, बात समझो पूरा से। यहाँ पर देखो शिखर मान जो दिया कितना दिया है? 1.5 गुणे 10⁻⁸ क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। और चुंबकीय क्षेत्र है क्या यहाँ पर? बी नॉट है। बी नॉट वैल्यू कितनी होगी? 1.5 गुणे 10⁻⁸ दिया है। और सी का मान आपको पता है कितना दिया है यहाँ पर? 3 गुणे 10⁸ और होता भी है, ठीक है। वैल्यू रख दो यहाँ से। इनके बीच से रिलेशन होता है। ई नॉट निकालना है, बी नॉट भाग में था तो गुणा में हो गया। तो ई नॉट वैल्यू निकाल लिए, सी का मान इतना रख दे, गुणा करा दो तो हो जाएगा 15 दूना 15 45 और गुणे ये पूरा कट जाएगा तो 10⁻0 यानी कितना आ जाएगा? ई नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.5 4.5 आएगा केवल, क्या? वोल्ट। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों बात करते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित विद्युत क्षेत्र ई वाई इक्वल 30 साइन 2 × 11 उसके बाद 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स, ये क्या है आपका? ये पाई एक्स है, ठीक है। चलिए वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है। पहला कह रहा है इसमें तीन पार्ट आपको निकालने हैं, 3 पार्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 पार्ट निकालने हैं। पहला विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना। तीसरा दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग पहले से, ठीक है। पहला तो देखो, पहली बात तो ये जो समीकरण दिख रहा है इसकी तुलना करेंगे हम लोग किसी एक समीकरण से। कौन समीकरण से? अभी बताया था ई बराबर ई सी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो कहीं पर अगर आपको साइन वाला फंक्शन दिख रहा है ऐसे इक्वेशन में तो इसका जो व्यापक रूप होता है ये होता है। तो इससे तुरंत तुलना कर लेंगे। तुलना करके बताओ, यहाँ पर देखो ये पूरा W है, ये पूरा W है, टी के बगल वाला W होता है इनटू में। तो यहाँ पर टी W है, W मतलब क्या? ओमेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया आपका? यहाँ पर टी के बगल में ओमेगा है तो यहाँ पर टी के बगल ओमेगा, तो ओमेगा ही तो होगा। कितना? 2 गुणे 10⁻11। अब बताओ यहाँ पर x के साथ में k गुणा है, यहाँ पर x के साथ में कितना है? यहाँ पर देखो ध्यान से, x के साथ कितना, x के साथ कितना है? 300 पाई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो k की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 300 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो
ये 30 है, 30 को यहाँ पर क्या नाम दिया, EC, तो EC कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पहला। देखो क्या पूछ रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, तरंग दैर्ध्य का मान, यानी हमको क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए, लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा कैसे निकलेगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पर होता है के का मान कितना दिया है, 300 पाई दिया है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं होता क्या है, ये जो यहाँ पर के का मान होता है, के का मान होता है यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू 300 पाई होता है। तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के इक्वल कितना दिया, 300 पाई दिया है, और के का मान होता है कितना, 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू 300 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना हमारा, बचा 2 अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना बचा, 300। तो अगर मैं 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो हो जाएगा 2 बराबर 300 लैम्डा। अगर मैं कहूँ पर लैम्डा का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, तो 2 बटे कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 कितना आया, 150 आया। तो 1 बटे 150 बराबर लैम्डा। और जब लैम्डा को आप सॉल्व करोगे, यानी 150 को 1 से भाग दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0067 मीटर। ये किसका मान आया, ये आया लैम्डा का मान आ गया। क्या किया गया, फिर से देखो, के का मान कितना, 300 पाई, के का वैल्यू होता 2 पाई अपॉन लैम्डा इनको 300 पाई, पाई से पाई कट गया, इतना इसको भाग की इतना कुछ आया। तो देखो वीडियो कहीं पर आपको नहीं समझ, वीडियो को बैक करके बार फिर से देखा कि आपको आवाज़ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा इसी के बगल में निकाल लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तभी आपको बताया गया था चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है वो कितना होता है, B0। उसको B0 से नोट करते हैं। और अभी आपको एक सूत्र बताया गया था B0 वाला, आपको बताया गया था B0 बराबर क्या होता है आपका, E0 अपॉन C होता है। चलो वैल्यू रख देते हैं। E0 की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 30 अपॉन C का मान कितना पता है आपको, 3 × 10 की घात 8 होता। 3 से काट देंगे इसको, 10 आ जाएगा। 10 बटे 10 की घात 8 सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -7 आ जाएगा। मात्रा क्या लिख देंगे, टेस्ला लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टेस्ला। चलो ये भी आ गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, दोलित, क्या बोल रहा है, दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे, सुनो ध्यान से, हमको सब कुछ पता है, इसी हिसाब से कर देते हैं। चलो तो व्यंजक यहाँ लिख देंगे BZ। क्या लिख देंगे, BZ। तो यहाँ लिखेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान अच्छे समझना, वो समझो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर समझने में। ठीक है, देखो यहाँ पर B0 कितना है, 10 की घात 7 है। यहाँ लिखेंगे 10 की घात -7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या लिखा जाता है, पहले B0 को लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे साइन लिख दिया, फिर ब्रेकर लगाया। ब्रेकर लगाने के बाद फिर आता है 2 × 10 की घात 11 फिर T। ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस, फिर 300 पाई x। अब यहाँ लिख देंगे टेस्ला। यहाँ पर ध्यान समझो, ये जो लिखा गया है यहाँ पर ये 30 नहीं है, गलती से हो गया है ये। यहाँ पर आप ध्यान सुनो अच्छे से, वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन, ये जहाँ पर EY बराबर, जैसे यहाँ पर 30 है, फिर साइन है। ठीक, फिर 2 × 10 की घात 11 T, फिर 300 पाई यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर इसी को जो 30 है ना, यहाँ पर B0 यहाँ पर लिख के केवल साइन है, साइन लिख देंगे। 2 × 10 11 T है तो T लिख देंगे, 303 है, पाई x है। तो ये होता है B0 की वैल्यू यहाँ पर इस तरफ कर दी है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इतना ये हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा व्यंजक प्राप्त हो गया। जो भी वैल्यू आएगी इसके स्थान पर रिप्लेस कर देंगे, बस यही होता है कि हमारा दोलित चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्र, बात करते हैं आगे है क्या क्वेश्चन में क्या चीज़ करना है, हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर कह रहा है निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 510 NT है। तरंग के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है। तो जो दिया लिख लेते हैं, यहाँ पर B0 दिया है, B0 लिख देते हैं कितना,
510 NT दिया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो है C कितना होता है, E0/B0 होता है। चलो यहाँ से क्या निकालना आपको, जो वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम निकालना, यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है। चलो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E0/B0 होता है, ठीक है। अब B0 यहाँ पे दिया गया तो C का मान कितना होता है, 3 × 10⁸। E0 आपको निकालना है, क्योंकि क्या वैद्युत क्षेत्र वाले भाग के आयाम को क्या बोलते हैं, E0। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए थे आपको, E0/B0 का मान दिया ही गया कितना, 510, और NT चेंज करोगे तो 10⁻9 आ जाएगा, गुणे 10⁻, कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो E0 जब निकालोगे तो क्या है, 3 × 10⁸, नीचे भाग में, ऊपर आएगा तो गुणम हो जाएगा, तो 510 × 10⁻9। जब इसको सॉल्व करोगे तो 153 आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या किया गया, कुछ थोड़ी किया गया इसमें क्या, प्रकाश की चाल C बराबर होता है E0/B0। E0 की वैल्यू निकालना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम को बोलते हैं E0। अब B0 की वैल्यू आपको दी गई है और इसको पक्षांतर कर दिए, E0 निकाल लिए यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं अब बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उससे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी में प्रकृति बताइए। तो क्या दिया है, पहला लिख लेते हैं। ये फोकस दूरी की दिया है F, तो लिखते हैं, इसको मान लेते हैं FA, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी है। तो यहाँ पर हो गया ANG, कितना हो गया, 1.5। ANG में समझते हो, यहाँ से क्या क्या बात कर रहा है, वायु में, इसलिए एयर की बात करता है। G फार होता है क्या, ग्लास मतलब लेंस हो गया, इसलिए ANG लिख दिया गया, ठीक है। देखो ANG लिखने का मतलब ये है कि 1.5 अपवर्तनांक किसका दिया है, लेंस की वायु में। तो A फार हो गया एयर यानी कि वायु हो गया, G फार हो गया ग्लास यानी कि लेंस हो गया। लेंस ग्लासिक तो होता है कांच का, ठीक, कामा F1 मान लेते हैं। फोकस कितना दिया है, यहाँ पर फोकस हमको निकालना है। देखो फोकस दूरी पूछ रहा है ना, और कुछ दिया है, और कह रहा है इसे 1 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ लिख देंगे A मतलब एयर हो गया, N मतलब अपवर्तनांक हो, L मतलब हो गया द्रव यानी लिक्विड। कितना दिया है, 1.6 दिया है, ठीक। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, देखो 1/FA = ANG -1, फिर 1/R1 -1/R2, एक संबंध होता है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे 1/F1 के लिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा LNG -1, अरे यही है, इसको चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, फिर अपॉन 1/R1 -1/R2, ठीक है। तो 1F1 बराबर, इसकी वैल्यू आपको पता होती, कितनी होती इसकी वैल्यू इन दोनों का भाग होता, कैसा, ANG अपॉन क्या होता है, ANL -1, ठीक है। तो 1/R1 -1/R2, इसको समीकरण बना लेंगे 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, 1 व 2 को भाग देने पर, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा, पहला समीकरण है। तो 1/FA बराबर क्या दिया है, ANG -1, ठीक है। और इससे ये समीकरण कट जाएगा, ये वाला चीज़ें, ठीक है। तो अपॉन 1/F1 बराबर, यहाँ क्या है, ANG अपॉन ANL माइनस कितना हो जाएगा, 1। तो देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाना है, बचेगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा। तो F1 और FA बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 1.5, और ANL की कितनी है, ANL कितना है, 1.6, यहाँ पर रख देंगे -1। और जब इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा जब सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब पूरा सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पर आएगी कितनी वैल्यू, यहाँ पर आएगी F1/FA और इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पर आए 0.5 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो यहाँ पर आएगा कितना आपका, -0.1/,
आएगा 1.6 आएगा, ठीक है, इतना करने पर। अब करते ये हैं यहाँ पर कि आपको वैल्यूज पता है किसकी, एफ ए की वैल्यू पता है, तो F1 निकाल लेंगे। तो F1 निकालेंगे, एफ ए कहाँ चला, इसमें 0.5 -1 और यहाँ पर सॉरी 1.6 गुणे जाएगा एफ ए की वैल्यू रख दोगे कितना, एफ ए वैल्यू पता है आपको कितना है 20 है, तो रख दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -160 सेंटीमीटर। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, क्यों कुछ नहीं किया गया है। एक बार इसके लिए निकाल लिया गया सूत्र, एक बार इसके निकाल लिया। इसका क्या होता है, ANG/ANL होता है, ठीक है। और यहाँ पर किया क्या गया, इनको और इनको अपन भाग दे दिया गया, तो इससे ये कट गया, तो ये बचा आपका, फिर नीचे ये वाला बचा, तो ये 1 से 1 कट गया, ये F1 ऊपर हो गया, फिर नीचे। तो ANG की वैल्यू 1.5 -1, ANG की वैल्यू 1.5, इसकी 1.6। इसको सॉल्व कितना आया। अब एफ एक वैल्यू होता है भाग में धरा है तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में इसकी वैल्यू 20 रख दोगे, सॉल्व करोगे तो 160 आ जाएगा माइनस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करते, एक प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec A/2 है। प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, ये होता है n बराबर साइन फिर a प्लस डेल्टा m/2, फिर क्या होता है साइन A/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक दिया, ये अपवर्तनांक दिया, इसको बोलते हैं n का जो मान दिया वो कितना दिया है, cosec A/2 दिया है, ठीक है। अब cosec A/2 हम लोग लिख सकते हैं 1/sin A/2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। तो cosec A/2 लिखेंगे तो 1/sin A/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन A प्लस डेल्टा m/2 और नीचे क्या है साइन A/2 है, बराबर ये जहाँ पर n है, ये यहाँ पर n था, ये वाला n, इसके जगह क्या लिख देंगे, तो उसके 1/sin A/2 लिख देंगे। बात समझ में आया। तो इससे ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन A प्लस डेल्टा m/2 और इधर कितना बच जाएगा 1। तो हमको साइन यहाँ से हटाना है, तो इसको एक भी यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो साइन A प्लस डेल्टा m/2, एक किसका वैल्यू तो साइन में, साइन 90 का वैल्यू होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो A प्लस डेल्टा m/2 बराबर कितना हुआ 90, 2 गुणा में इधर तो भाग में हो जाएगा, उस भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो A प्लस डेल्टा m बराबर 90 गुणे 2, तो A प्लस डेल्टा m बराबर 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। और तो क्या निकालना है आपको निकालना है विचरण कोण। विचरण कोण यही तो होता है डेल्टा m, तो डेल्टा m निकालोगे तो 180, और देखो ध्यान से इधर A प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका आया, कुछ करना नहीं था। n बराबर क्या होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2, n दिया है क्या cosec A/2, तो cosec को चेंज कर दे 1/sin A/2, तो जहाँ पर n था वहाँ क्या लिख दिया साइन A/2, साइन A/2 कट गया, क्योंकि ये तो सूत्र हो गया, इसका n भागे वाला हो गया, इससे से कट गया, बचा साइन A प्लस n डेल्टा m/2 इक्वल टू 1 बचा। तो इधर भी 1 है तो हमको इधर भी साइन लाना पड़ता, तभी तो साइन हटेगा, साइन लाने का साइन इधर एक किसकी बोलो साइन 90, साइन साइन कट गया, इतना बचा, 2 भाग में था, इधर आया तो गुणा में 180 हो गया। डेल्टा m निकालना है तो 1 को 75 कर दे, माइनस में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अगला क्या है, यदि किसी प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो चलो लिख देते हैं, n बराबर होता क्या है साइन A प्लस डेल्टा m/2 होता है, और क्या होता है साइन A/2 होता है। चलो लिख देते हैं, क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है। ये देखो ये प्रिज्म कोण हो गया, इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। ये जो यहाँ पर A होता है, यहाँ पर ये जो A देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, जो डेल्टा m होता है न्यूनतम, दोनों आपस में बराबर। जब बराबर होगा तो एक काम करेंगे, n बराबर साइन A है, ये है प्लस ये जो डेल्टा m है ना, ये जो डेल्टा m इसको भी A बना देंगे। A क्यों बनाया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण है, यानी प्रिज्म कोण बोले तो A, जो A है वो न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, डेल्टा m बराबर है। तो चाहे एक बार डेल्टा m लिखो चाहे डेल्टा m को A लिखो, बात तो वही हुई ना। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा m को क्या लिख दिया A लिख दिया, ठीक, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, देखो कह रहा क्या बराबर है, और अपॉन 2 नीचे क्या है साइन A/2, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से साइन A के कितना हो जाएगा 2A,
अपॉन 2, नीचे क्या है साइन ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पर, बचा क्या आपका, बचा क्या यहाँ पर हुआ n बराबर क्या बचा, साइन ए बचा, नीचे क्या बचा साइन ए बाई 2। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है आपको पता होगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बचा, नीचे क्या बचा साइन ए बाई 2, एक साइन ए बाई 2 से एक साइन ए बाई 2 कट जाएगा। तो बचा n बराबर कितना बचा 2 बचा, और क्या बचा कॉस ए बाई 2 बच गया। यहाँ पर साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 साइन में करे बचा 2 कॉस ए बाई 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मित्रों, बात करते हैं प्लस 2.5 डायोप्टर तथा माइनस 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक बड़े संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो दिया लिख लेते हैं यहाँ पर। तो होता है P बराबर होता है P1 और प्लस P2 होता है, ठीक है। तो P बराबर P1 कितना दिया है 2.5 दिया है। अब P2 दिया माइनस में, तो ये प्लस है जो ना इसको बना देगा माइनस में 3.75। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 1.25 डायोप्टर। ये तो निकल गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फोकस दूरी निकालना है। तो इसका सूत्र होता है, मैं आपको बता दूँ, F बराबर होता है कितना, यहाँ पर F बराबर होता है 100 अपॉन। अब देखिए ध्यान से अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ पर एक तो ये दिया है P1, एक तो दिया है P2। तो यहाँ पर P क्या होता है P1 प्लस P2, कितना होता है P1 प्लस P2 होता है। तो यहाँ पर P का निकालेंगे तो P1 वैल्यू ये रखा, फिर माइनस लगा, P2 वैल्यू ये रखा। तो यहाँ पर प्लस है लेकिन माइनस के कारण ये भी माइनस बन गया, घटा तो कितना इतना आया। अब करते हैं क्या, F बराबर 100 बटे ये जो वैल्यू आई उठा के रख देते हैं यहीं पर, कितना माइनस 1.25। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आ जाएगा माइनस 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान समझिए ध्यान से। 2 प्रकाश तरंग दिए हैं, कितने दिए हैं यहाँ पर आपको, 2 प्रकाश तरंग की बात कर रहा है। 2 प्रकाश तरंगों की महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 81:49 है। उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं आई मैक्सिमम आई मिनिमम क्या होता है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। और कितना दिया है आपको, दिया है 81:49 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस और होता है, क्या, उनके आयाम निकालना। आयाम क्या होते हैं, आई होता है। तो I1 अपॉन I2 निकालना है। तो I1 होता है A1 का स्क्वायर, I2 होता है A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर 81 बटे क्या रख दिए 49 रख दिए। कभी भी आयाम पूछता है तो ये हमेशा ये करना, हमेशा, ठीक है। क्या करना, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, जो दिया रहेगा उसको बराबर में लिख देना हमेशा। अब एक काम कर लेते हैं, तो A1 अपॉन A2, तो ये जो स्क्वायर लगा इधर आएगा तो बन जाएगा √81, ये जो स्क्वायर लगा तो बन जाएगा √49। तो A1 अपॉन A2, A1 81 किसका होता है 9 का, 49 किसका होता है 7 का। तो A1 अनुपात A2 कितना आया 9 अनुपात 7 आ गया, ठीक है। बात समझ में आया। कभी भी मान लो आपको कोई अनुपात दिया है कि अनुपात दिया 16:25 दिया है, तब इसका क्या पूछ ले, आयाम पूछ ले। तो क्या करो, लिख दो A1 के स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर बराबर 16:25। अब एक काम करो, A1 ये अंडर रूट उधर भेज दोगे तो बन जाएगा 16 अंडर रूट में, इधर स्क्वायर उधर भेज बन जाएगा √25 बन जाएगा। इधर क्या बचा अपॉन A2, तो कितना हो जाएगा 16 किसका होता है 4 का, 1 किसका होता है 5 का। बात समझ में आया ना। कभी भी अगर आपको 2 दिए गए हैं, ये आपको हमेशा किस में दिखेंगे, ये जो हमेशा आपको दिखेंगे वर्ग में, क्या दिखेगा वर्ग में। जैसे 9 का होता है वर्ग 81 और 7 का होता है। तो एक काम करना, लिखना क्या, अगर ये सब चीज़ें, ये जो लिखा गया ये वाला, ये इतनी चीज़ें अगर ये नहीं लिखते हो तभी आपका गलत नहीं सही है। आप इसको लिख देना डायरेक्ट ये लिख देना A1 के स्क्वायर अपॉन A2 के स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा अंडर रूट, यहाँ बन जाएगा अंडर रूट। ये किसका होता है 9, किसका होता है 7 का, आ जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है किसी परावर्तक तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं जो चीज़ हमको ज्ञात करना है, कर लेते हैं यहाँ से सॉल्यूशन अच्छे तरीके से। चलो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, जो दिया λL दिया है कितना 5000 दिया है, ठीक है।
एंगस्ट्रॉम। देखो अब आपको समस्या हो सकती है क्योंकि आपको लैम्डा एल नहीं पता होगा, नहीं पता, इसलिए आप न्यूमेरिकल देखने से पहले पूरा लेक्चर यानी आप अपना डेरिवेशन थ्योरी समझ लीजिए कि लैम्डा एल से किसको डिनोट करते हैं, लैम्डा एस किसको डिनोट करते हैं, सी क्या होता है, एल क्या होता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम कैसे डिनोट किया जाता है पहले आपको पता होना चाहिए। उस चैप्टर में जाइए, जैसे मान लो आप ये पढ़ रहे हो इस आवृत्ति वाला चैप्टर, तो इसमें आपको पता होना चाहिए लैम्डा एल से किसको डिनोट किया जाता है, लैम्डा सी से किसको डिनोट किया जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और यदि आप न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर कितना आया 5000, यहाँ पर कितना आया, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है भाई। जाहिर सी बात हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल बता रहे हैं जो आपके पेपर में 100% पूरा आने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, आवृत्ति, क्या पूछ रहा है, आवृत्ति। तो आवृत्ति है क्या, वी आई बराबर होता है सी अपॉन होता है लैम्डा एल होता है। सी कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, लैम्डा सी मान कितना है 5000 × 10⁻−10। इसी को सॉल्व कर दीजिए, बस सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़, यही आएगा आपका आंसर। देखो कितना छोटा था, देखो प्रकाश की आवृत्ति, बात समझ आए, देखो कितना छोटा था, कठिन बिल्कुल भी नहीं था। लैम्डा तरंग दैर्घ्य पूछ रहा था, लैम्डा आपको पता ही था, लैम्डा एल 5000 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर 10⁻10 हो गया। वी आई क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा एल हो गया। यह है क्या 5000 भाग दे दिया, इनको सॉल्व करोगे इतना तो पूरा आ जाएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी हो गई आवृत्ति हो गई। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका तरंग दैर्घ्य हो गया, ये अलग हो गया क्या आपकी आवृत्ति हो गई। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक कांच की पट्टिका है, क्या है यहाँ पर, एक कांच की पट्टिका की जो मोटाई है जो 4 mm तथा अपवर्तनांक कितना है 3.0 है, 3.0 है। तो प्रकाश किरण कांच की प्लेट को पार करने में कितना समय लेगी, तो वहाँ पर आपको समय निकालना है। तो पहली बात तो v इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन n होता है, ठीक है। तो c कितना है 3 × 10⁸ और n यहाँ पर कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पहली बात तो v निकाल ली हम लोग। अब क्या कह रहा है, मोटाई कितना दिया है, मोटाई कितना दिया है, मोटाई को d से नोट करते हैं, किसे d से, कितना दिया है 4 mm दिया है, तो 4 × 10⁻−3 मीटर, ये क्या हो गया आपका d हो गया, ठीक है। अब होता क्या है पता है आपको, यहाँ पर कितना समय लगेगा, समय फॉर्मूला होता है यहाँ पर t इक्वल टू मोटाई के लिए यहाँ कितना होता है d अपॉन v होता है, क्या होता है d अपॉन v होता है। जब आप डेरिवेशन पढ़े होंगे तो आपको वहाँ बताएगा t बराबर होता है d अपॉन v होता है। तो निकाल लीजिए t बराबर, d का मान कितना आया है 4 × 10⁻−3, v का मान अभी हमने निकाला, v का मान कैसे निकाला c अपॉन n, ये कहाँ से निकाला, अगर आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पर समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। हम लोग जानते हैं n बराबर होता है c अपॉन v, तो आपको v निकालना है, तो v को यहाँ भेज दिया, n को यहाँ भेज दिया। जब v को यहाँ भेजेंगे n को यहाँ भेजेंगे तो v यहाँ हो जाएगा और n इसके नीचे आ जाएगा, ये हो गया। और देखिए यही तो हुआ, तो v बराबर c अपॉन n, c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ और n का मान दिया है। अब आप सोच रहे हैं यही फार्मूला क्यों लगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है और c आपको पता होता है, 3 × 10⁸ रख दिया, काट दिया, इतना आ गया। अब t बराबर कितना होता है d अपॉन v, d की वैल्यू कितना है 4 × 10⁻3 और v का मान कितना आया 10⁸। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 × 10⁻11 सेकंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि समय को सिग्नल करते हैं सेकंड से। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे दिया 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ता है। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति का कोई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। देखिए एक न्यूमेरिकल से आप एक बार देखा कीजिए, वीडियो देखने के बाद एक बार अपने कापी प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको आएगा, वरना बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए जो दिया कल लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया है, लैम्डा कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो इसको चेंज के लिए 5 × 10⁻7 मीटर आएगा, ठीक है, चेंज करोगे आप, ठीक। झिर्री की चौड़ाई कितना दिया है, झिर्री की चौड़ाई, यानी कि इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से। आपको ये सब पता होना चाहिए किससे डिनोट किया जाता है, झिर्री की चौड़ाई क्या हो गई, प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ठीक है। 3 × 10⁻4 सेंटीमीटर
मीटर दिया है। तो यहाँ पर जो होता है क्या कह रहा है, द्वितीय निम्निष्ठ। तो यहाँ पर जो होता है क्या, द्वितीय निम्निष्ठ, जो निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति होती है, निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति जो होती है वो होती है क्या आपको पता है, ये होता है साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा का मान होता है 5 गुणे 10 की घात -7, ये जो दिया है, अपॉन डी कितना है 3 गुणे 10 की घात -4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3.33 गुणे 10 की घात -3 आएगा। ठीक है, और जब थीटा निकाल लोगे साइन को इधर भेज दोगे, हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा कितना 3.33 गुणे 10 की घात -3। ये हो गया थीटा का मान निकल गया। इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाला फंडा ना, तो इतना आएगा, और थीटा निकाल के साइन को उधर भेज इनवर्स में आ जाएगा। अब आगे क्या बात कर रहा है, आगे कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट की, क्या कह रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय, क्या पूछ रहा है, चौड़ाई है। तो क्या है, चौड़ाई, स्थिति नहीं है, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता है थीटा नॉट इक्वल टू 2 थीटा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन डी होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार था ना, इसलिए यहाँ पर 2 थीटा 1 कर लिए हैं। तो निकाल लेते हैं, तो 2 थीटा 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू लैम्डा का मान कितना है 5 गुणे 10 की घात -7, डी का मान है 3 गुणे 10 की घात -4। जब इसको सॉल्व करें 10/3 गुणे 10 की घात -3 मीटर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे इतना हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना 10/3 गुणे 10 की घात -3 मीटर आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो बैक करके बार फिर से देख लीजिए। ठीक, चलिए पहले मित्रों बात करते हैं एंग के प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त प्रिज्म की तीव्रता अनुपात 9 है। व्यतिकरणी तरंगों, पहला आयाम, दूसरा तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग क्या, आई जो मैक्सिमम होता है और आई यहाँ पर मिनिमम जो होता है, कितना दिया है 9 दिया है। लिखा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अदीप्त प्रिज्म दीप्त तथा अदीप्त प्रिज्म की तीव्रताओं का अनुपात ये हो गया, आई मैक्सिमम हो गया, मतलब क्या दीप्त प्रिज्म हो गया, अदीप्त प्रिज्म हो गया, आई मिनिमम हो कितना है 9 दिया गया है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई मैक्स और आई मिन कितना होता है, ये होता है a1 + a2 का होल स्क्वायर, यहाँ होता है a1 - a2 का होल, कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, तो ये बताओ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 + a2 अपॉन a1 - a2, अब बराबर स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, √9 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a1 + a2 अपॉन a1 - a2 बराबर हो जाएगा 3। अब इसको एक मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a1 + a2 बराबर हो जाएगा 3a1 - 3a2, ये तो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 3a1, इधर +a1 इधर आएगा तो -a1 हो जाएगा। ठीक, इधर कितना है a2 है, इधर +-3a2 इधर आएगा तो +a2 हो जाएगा। मतलब क्या कि a1 को एक तरफ, a2 को एक तरफ कर लिए। देखो 2 3 1 4a2 और 3 में से जाएगा 2a1, कितना हुआ, ये हुआ 4a2 बराबर 2a1। तो 2 1 का नम 2 दूना 4, तो 2a2 बराबर a1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा a1, गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ गया। तो आयाम कितना, a1 a2 वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 आ गई ना, तो हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग जानते हैं आई मैक्स अपॉन आई मिन बराबर क्या होता है a1 और a2 का होल स्क्वायर। तो a1 कितना यहाँ पर 2 है, तो क्या लिख दिया 2, a2 कितना 1 है यहाँ पर मान लिया, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। तो कुछ किए थोड़ी हैं, ये फॉर्मूला लगा दिए हैं, इसको लगाकर इधर स्क्वायर भेज दिया, √, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा इक्वेशन का मैथ की लग रही, मैथ की इक्वेशन बना के यहाँ से a1 a2 निकाल लें, a1 की वैल्यू ये हो गई, a2 वैल्यू ये हो गई, और आई मिनिमम मैक्सिमम जानते हैं a1/a2 का होल स्क्वायर होता है, a1 हो गया 2, a2 हो गया 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग का प्रकाश
देने वाले 40 वाट के इक्विवेलेंट प्रकाश स्रोत के प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया, लैम्डा दिया है, कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो निकाल लेते हैं 5000 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है क्या, hc/λ होती है। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितना होता है 6.6 × 10⁻34 गुणे c कितना है 3 × 10⁸। लैम्डा कितना है 5000 × 10⁻10, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3.96 × 10⁻19 जूल आएगा। देखो यहाँ पर लैम्डा दिया था, हम जानते हैं फोटान की ऊर्जा क्या होती है, बराबर hc/λ होता है। वैल्यू रख के इतना आ गया। अब क्या पूछ रहा है, फोटानों की संख्या। तो p बराबर होता है n × e होता है। कितना होता है n × e। तो अगर यहाँ से n निकालोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, p है ही है, e गुणा में कहाँ जाएगा, e भाग में आ जाएगा। तो n बराबर कितना निकला, p/e निकला। p की वैल्यू कितनी है 40 है। p बोले तो ये पावर यानी कि वाट, ठीक है। अपॉन ई का मान कितना निकला है 3.96 × 10⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो 10.10 × 10⁻19 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। n निकालना है, n बोले तो फोटानों की संख्या, तो p भाग में गुणा में ई गुणा में इधर है तो भाग में हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आई होंगी, ठीक है। देखिए आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारे न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नमस्कार।